हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम मोस्ट एक्सपेक्टेड की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी हमारी आ चुकी हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो है। इसके ऊपर हम कुल मिलाकर मोस्ट एक्सपेक्टेड के 10 सैंपल पेपर करवाने वाले हैं आपको। उन 10 सैंपल पेपर में बोर्ड के अंदर कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला। जितने अगर 10 सैंपल ये हैं आपने ये पढ़ लिए तो बोर्ड में इससे आगे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कंप्लीट यहाँ से सारा का सारा सिलेबस करा देंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें इसको, बेल आइकन वगैरह दबाकर ओके रिपोर्ट रखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द अमाउंट ऑफ द यूजेबल एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क when the temperature and pressure are uniform throughout the system is called। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये मत मान लेना कि ये फिजिक्स का होगा, ये बायो का ही है बेटा। ये कौन से इकोसिस्टम के अंदर, इकोलॉजी वाले चैप्टरों में से है ये। इसने पूछ रखा है जब हमने टेम्परेचर प्रेशर जो है ना वो यूनिफॉर्म कर रखा है और किसी भी काम को करने के लिए जो पावर है, जो एनर्जी है ना, उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस एनर्जी नहीं कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं कहेंगे। ये आपका आंसर रहने वाला फ्री एनर्जी। वो फ्री एनर्जी है उस सिस्टम के अंदर जो उसको काम करने के लिए क्षमता प्रोवाइड करवाती है, अक्षमता है उसकी, एंथैल्पी नहीं होती इसकी, ये गेन करी जाती है एक्टिवेशन एनर्जी। स्पॉन्टेनियस एनर्जी ये भी क्या है, एकदम से उसके अंदर उसको अटेन करता कोई भी सिस्टम। नेक्स्ट है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज आल्सो कॉल्ड। इंड्यूस्ड अबॉर्शन उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या है? अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके बाद उसको हमने इंड्यूस करना है, अबॉर्शन करना, उसका उस जो फेटस है उसको मारना है या फिर उसको हमने रखना नहीं है, उसको अबॉर्ट करना हमने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अंदर क्या की जाती है, जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट किया जाता है। पीआईडी क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती हैं। आईयूडी क्या है? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को हम किस में पढ़ते हैं? ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, उनमें से एक टाइप है ये। इन्फ्लेमेटरी ये डिजीज है जो पेल्विस रीजन में इन्फ्लेमेशन कर देती हैं। और एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो हमारा अब आंसर क्या रहने वाला इसमें? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है, डोडो इज एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और रेयर। डोडो एक बर्ड है बेटा, ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है और ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका। तो हमारा आंसर रहने वाला है ये वाला। डोडो फ्लाइटलेस बर्ड पाया कहां जाता था? मेडागास्कर के अंदर, जो ओशियन है ना हमारा, इंडियन ओशियन, उस तरफ ये बर्ड मिलता था डोडो। अब तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। एंडेंजर्ड वो होते हैं जो खतरे के अंदर होते हैं, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो बहुत ज्यादा खतरे में है, एक्सटिंक्शन के बिल्कुल क्लोज जो ऑर्गेनिज्म है, और रेयर जो बहुत कम पाए जाते हैं वो होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहने वाला है? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बेटा डोडो। नेक्स्ट है, ए वास्कटोमी इज। वास्कटोमी क्या है? एक होता है बेटा इसमें हमारा वास्कटोमी, एक होता है ट्यूबोक्टोमी। ट्यूबोक्टोमी जो वासा एफरेंसिया ना, उसको कट कर दिया जाता है ताकि जो स्पर्म है वो रिलीज ना हो, जो सीमन है ना उसमें स्पर्म का काउंट रिलीज ना हो, जिससे फिर क्या होता है, ये सर्जिकल मेथड है किस चीज का? अबॉर्शन को, उसको सॉरी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो उसमें इसको यूज किया जाता है सर्जिकल मेथड में, कॉन्ट्रासेप्टिव का ही एक टाइप है। तो वास्कटोमी क्या है? मेल के अंदर होती है। और ट्यूबोक्टोमी, इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, तो ये फीमेल के अंदर पाई जाती है। इसमें हमारे जो आंसर रहने वाले हैं, पहला है प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। नहीं, इसके अंदर ट्यूबोक्टोमी और वास्कटोमी में सेक्सुअल डिजायर प्रोहिबिट नहीं होती है। गैमेट्स की फॉर्मेशन भी होती है, हार्मोन भी निकलते हैं, लेकिन उनकी मीटिंग नहीं हो पाती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती।
प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस। यूट्रस जो है उसके अंदर जो सीमन है उसको जाने से रोकता है। ठीक है, ये बात ठीक है। एक इसमें दे रखा है प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग इरेक्शन। जो मेल सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है पेनिस, उसके इरेक्शन में जो है इसमें बात आती है, नहीं ये भी नहीं रहने वाला है। प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ सीमन, सीमन नहीं बनेगा, ये भी नहीं रहने वाला है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस। जो स्पर्म है, मेल गैमेट जो है, उनको फीमेल जो ट्रैक्ट है, जेनिटल ट्रैक्ट, उसके अंदर रिलीज नहीं होने देता। तो ये इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन इसके अंदर है बेटा, द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द एगारोज इज जेल इज कॉल्ड। हमने डीएनए जो है ना उसको एक्सट्रैक्ट करना किसे? एगारोज बेड से, एगारोज जेल से। हमने पढ़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर भी कि जो एगारोज जेल है ना उसके अंदर हम डीएनए के छोटे छोटे पीसेस डाल देते हैं, और फिर क्या है, वो कैथोड और एनोड की हेल्प से उनकी मूवमेंट होती है। जो छोटे होते हैं ना, स्लाइटली छोटे पीसेस हैं उनके, वो थोड़ी सी आगे की तरफ मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एनोड की तरफ, और जो बड़े पीसेस हैं वो कैथोड की तरफ रह जाते हैं। अब उनको वहां से एक्सट्रैक्ट करना, उसको निकालना है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। नहीं, आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब होता है जो साइटोप्लाज्म है ना, जब उसके अंदर वो कंप्लीट डीएनए डिजोल्व, उसको वहां से बाहर निकालना, वो आइसोलेशन है डीएनए का। एक सेल के अंदर से अगर हमने डीएनए को निकालना है तो इसमें हमने सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ पर हमारा जेनेटिकल मटेरियल है, प्रोटीन पड़े हुए हैं, आरएनए पड़े हुए हैं, इन सभी को हमने डीनेचर करना पड़ता है, वो आइसोलेशन होता है। नेक्स्ट है इल्यूशन। ये हमारा आंसर रहेगा इल्यूशन। इल्यूशन क्या है? एगारोज जेल से उसको निकालना। काफी सारी टेक्निक्स होती हैं इसको रिमूव करने के लिए, एगारोज जेल से निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है ए प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट्स इज फाउंड इन। प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म बताना है बेटा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। इसके अंदर ऑटोट्रोपिक, प्रोकैरियोटिक जो है ना, ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक किस में पाया जाता है? कौन कौन से होते हैं? जैसे राइजोबियम है, कुछ फंगस होती हैं, वो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्स करती हैं और प्लांट्स के साथ एसोसिएशन कर लेती हैं। लिचन्स और माइकोराइजा 11th क्लास में आप इसके वो पढ़ के आए हैं। एक बार इनके ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन क्या रहने वाले हैं हमारे। इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इसके गिवन है, साइकस, पाइसिम, एलनस और साइसर। साइकस जो है ना इसका आंसर रहने वाला है। ये क्या है? एक प्लांट है और जिसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आता, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है ये जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो इसके साथ क्या एसोसिएशन कर लेती है? फंजाई, ओब्लिगेट जो है ना एसोसिएशन होता है ये इनका। इसके बिना ये ग्रोथ नहीं करती, इसके बिना ये ग्रोथ नहीं करती। ये इससे न्यूट्रिशन ले लेता है, ये इसको नाइट्रोजन फिक्स करके इसकी प्लांट को प्रोवाइड कराता है। माइकोराइजा इस एसोसिएशन का नाम है। नेक्स्ट स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो। अब ये एक चार्ट दे रखा है बेटा, ऐसे ऐसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह के चार्ट दिए जाते हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं। हमने पेडिग्री एनालिसिस जो पढ़ा था ना उसमें था। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोनों ही क्या है? एम्प्टी है, इसका मतलब अनअफेक्टेड है ये। उसके बाद ये क्या है? ये सारे के सारे इनकी प्रोजेनी है, और प्रोजेनी में ये क्या है? मेल है, अनअफेक्टेड है। ये भी मेल है लेकिन अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है। ये भी मेल है और ये भी अनअफेक्टेड है। ये फीमेल है, अनअफेक्टेड। ये फिर मेल है, अनअफेक्टेड। ये फीमेल अफेक्टेड है। ये फिर सेल्फ इनकी मीटिंग कराई तो इनसे प्रोड्यूस, ये मेल है अफेक्टेड, ये दोनों फीमेल है अनअफेक्टेड। तो ये चीजें हैं जिसमें डार्क कर रखा है ना वो सारे के सारे अफेक्टेड है। अब इसके अंदर क्या है? मेल और फीमेल जो पेरेंट्स है ना उनके अंदर डिजीज नहीं है ये, लेकिन उनसे अगली जनरेशन में जाते ही क्या है? नेक्स्ट जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही डिजीज है। अगर ये सेक्स लिंक्ड होती ना, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज अगर होती
सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज क्या करती हैं, ये क्रिस क्रॉस डिजीज होती हैं, क्रिस क्रॉस डिजीज पाई जाती है, मेल से फीमेल में जाएगा, फीमेल से मेल में जाएगा। और इसमें मेल के अंदर अगर डिजीज होती है सेक्स लिंक पर, तो या तो ये अफेक्टेड होता है या इसके अंदर होती ही नहीं। तो इसमें सिम्टम भी शो करता अगर इसके अंदर रिसेसिव डिजीज होती है एक्स क्रोमोसोम पर, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब ये सेक्स लिंक्ड डिजीज तो है नहीं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल, ये भी हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक, तो ये है ही नहीं, ये नहीं रहने वाला है। इसके अंदर भी सेक्स लिंक था तो ये भी नहीं रहेगा। इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया की तरह ये बीमारी हो सकती है। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। इसको इसी तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। क्रिस क्रॉस डिजीज है तो वो सेक्स लिंक्ड होती है, उसमें मेल अफेक्टेड होगा, या फिर मेल के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें डायग्राम दे रखा है मिलर एक्सपेरिमेंट का। मिलर एक्सपेरिमेंट है, मिलर एंड उरे एक्सपेरिमेंट है ये, उसका एक डायग्राम दे रखा है। और इसमें दे रखा है ए जो है इसको क्या बोलेंगे, ये यहां पर ये बी है, यहां पर है सी, और ये दे रखा है ये डी है, और यहां पर दे रखा है ई, और पूछ रखा है अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए के अंदर क्या है, ए में ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यहां पर क्या किया था इन्होंने, इलेक्ट्रोड लगाए थे, जिनसे क्या इसके अंदर वो थंडरस्टॉर्म वगैरह लेकर आ सके, इसके अंदर स्ट्रोमिंग करा सके इसके अंदर। बी, इसके अंदर क्या है, इस चैम्बर के अंदर उन्होंने कुछ गैसेस को फिल किया था, जैसे हाइड्रोजन गैस, जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ के इन्वायरमेंट में थी, लाइफ फॉर्म होने से पहले जो गैसेस थी ना, उनको यहाँ पर इसने रखा था। और क्या है, वाटर वेपर भी थे यहाँ पर, और क्या था, ओट वाटर डाला था, और इसने और अमोनिया है, अमोनिया डाल रखा था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये था, मीथेन था, ये चीजें डाली थी, ये कुछ गैसेस थी इनिशियल एनवायरमेंट जब हमारी अर्थ का प्रिमिटिव था उस पर पाई जाती थी ये गैसेस। सी में क्या है, यहाँ पर क्या था, इस तरफ से ये यहाँ पर इसको वाटर को ओट कर रखा है, गर्म करते थे पानी को, यहाँ पर ये हॉट वाटर है, यहाँ से वेपर जा रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से भी। अब तो यहाँ पर एनवायरमेंट बहुत ज्यादा वो है, टेम्परेचर आई है, इसको टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री के आसपास दिया था। अब यहाँ से जब ये नीचे की तरफ इन्फ्लुएंट आ रहा है, तो इसमें से क्या करते थे, यहाँ से ठंडा पानी देते थे, कोल्ड वाटर। और दिया क्यों जाता था कोल्ड वाटर, ताकि ये नीचे की तरफ आकर ठंडा हो जाए और यहाँ से निकल जाए। और ई के अंदर क्या है, यहाँ पर जो रेसिड्यूल्स थे, और डी में क्या है, ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए था। अब आप देख सकते हैं कौन सा इसके अंदर ऑप्शन हमारा रहने वाला है। ए में इलेक्ट्रोड है, सभी में ऑप्शन में ठीक है। बी के अंदर क्या है, ये गैसेस थी, ठीक है, लेकिन इसमें कंप्लीट गैसेस नहीं दे रखी हैं, इसमें भी है कुछ गैसेस। अब यहां पर ये है, ये कुछ गैसेस दे रखी थी। सी के अंदर कोल्ड वाटर है, डी में वैक्यूम, ई में ट्रैप था, यू ट्रैप, यहां से जो है इनफ्लुएंट रेसिडुअल्स निकाले जाते थे। तो हमारा ऑप्शन रहने वाला है इसके अंदर सी, ये उरे और मिलर एक्सपेरिमेंट है। 5 नंबर में भी आ सकता बेटा, ये एक्सप्लेन करना कि क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, 18 दिन तक इनका ये एक्सपेरिमेंट चला था, 18 डेज तक। और 18वें दिन इन्होंने क्या है, कुछ अमीनो एसिड यहां से मिल गए थे। किया क्यों था ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ना ओरिजिन ऑफ लाइफ की, उसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने ये किया था, जिसमें ओप्रिन एल्डेन की थ्योरी थी। ओप्रिन और एल्डेन ने बताया था हमारी अर्थ पर पुराने टाइम पर अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी थोड़ी बहुत गैसेस थी, और उनसे फिर क्या लाइफ फॉर्म हुई है, वाटर भी था। तो वो ये एक्सपेरिमेंट था, उसको इन्होंने कंडक्ट किया था, उरे और मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें है बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज एन इक्विलिब्रियम अमंग द। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, इसमें प्रोड्यूसर के बीच में भी इक्विलिब्रियम होगा कि प्रोड्यूसर ज्यादा अगर हो गए ना, ज्यादा प्रोड्यूसर अगर है प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो अर्थ पर स्पेस फिर कम रह जाएगा, बायोमास ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको खाने वाले और बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन क्या है वो एक्सट्रीमली ग्रो कर जाएंगी, तो प्रोड्यूसर भी क्या है इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए। कंज्यूमर अगर ज्यादा हो गए तो सारे प्रोड्यूसर को खा जाएंगे, वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा, तो कंज्यूमर भी। उसके बाद डिकम्पोजर भी होने चाहिए, अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो डिकम्पोजिशन और मिनरल जो है ना रीमिनरलाइजेशन रिप्लेनिश्ड नहीं होगा, तो तीनों चीजें होनी चाहिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और फिर डिकम्पोजर। देखते हैं आप कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन हमारा डी रहने वाला है इसके अंदर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर तीनों ही क्या है इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेड बिलो इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन। ये कुछ ट्रेट दे रखे इनहेरिटेंस के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पैटर्न। अब आपको बताना है ये कौन सी डिजीज का है। अब देखो बेटा मैंने बोला था जो सेक्स लिंक्ड होती है ना वो कौन सी होती है, क्रिस क्रॉस डिजीज है, क्रिस क्रॉस डिजीज होती हैं। देखो ये कंसेप्ट यहां याद आते हैं, अब तुमने अगर पढ़ रखा है ये दोनों ही डिजीज क्या है ऑटोजोमल है, ये भी क्या है ऑटोजोमल है। बच गई क्या हमारी हीमोफीलिया, ये क्या है एलोजोमल है ना, एलोजोमल डिजीज है, और इसी के अंदर ऐसे क्रिस क्रॉस डिजीज पाई जाती है, मदर से सन में आएगी फादर से डॉटर के अंदर आती है, तो क्रिस क्रॉस डिजीज सेक्स लिंक पर ही पाई जाती है, और ये तीनों ही क्या है ऑटोजोमल है, ये भी और ये भी। एलोजोमल सेक्स लिंक्ड हमारी हीमोफीलिया है, तो इसका आंसर हीमोफीलिया रहने वाला है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है बस। और जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें तो उसको सीरीज में करना, उसके फायदे होते हैं सीरीज में करने के। एग्जामिनर को जितनी ज्यादा सहूलियत मिलेगी ना, जितना ज्यादा वो कंफर्टेबल रहेगा, उतने ही आपके मार्क्स ज्यादा आने वाले, तो सीरीज में करने की कोशिश करें पेपर को। नेक्स्ट है द एक्सक्रेटा ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज रिच इन। जो कैटल्स का जो डंग होता है, गोबर जो होता है ना, वो उसमें क्या पाया जाता है मिथेनोजन मिलते हैं ना, जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम मिलते हैं उसके अंदर, बैसिलस स्पीसीज नहीं, राइजोबियम भी नहीं, स्यूडोपोटिडा ये भी नहीं मिलता, और मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है, मीथेन प्रोड्यूस करने वाले, तो हमारा कौन सा आंसर रहेगा ये रहने वाला। नेक्स्ट डीएनए फ्रेगमेंट मूव एट डिफरेंट डिस्टेंस इन जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस बिकॉज। अब जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस हमने कितनी बार इससे क्वेश्चन आता है, देखो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर हम क्या करते हैं डीएनए के पीसीस डालते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाया जाता है, इस तरफ पॉजिटिव लगाया जाता है, तो डीएनए के फ्रेगमेंट ऐसे इस तरफ मूव कर जाते हैं, बड़े फ्रेगमेंट यहाँ पर और छोटे फ्रेगमेंट यहाँ मिलते हैं इस तरफ। तो अब इनकी मूवमेंट किस वजह से हो रही है, इनका मास अलग अलग है, ये इनका मास ज्यादा मोलिकुलर बायोमास, इनका कम है मोलिकुलर मास, तो हमारा आंसर रहने वाला है मोलिकुलर वेट जो है ना फ्रेगमेंट्स का वो डिफरेंट है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता है। नेक्स्ट रीजन है असर्शन और रीजन दिए गए हैं। पहला है डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न चिल्ड्रन फॉलोड बाय एमटीपी इज इलीगल प्रैक्टिस, ठीक है ये बात। जो सेक्स चेक करते हैं ना अनबोर्न बेबी का, एमटीपी करवा देते हैं, एमटीपी के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये पता लगाते हैं कि अगर लड़का है रख लिया, लड़की है तो फिटिसाइड कर दिया, तो चाइल्ड फिटिसाइड होता था ना जिसमें गर्ल फिटिसाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से फिर जो सेक्स रेशो है ये भी हमारा गड़बड़ा गया था, तो इसलिए एमटीपी को क्या है इलीगल है इस चीज के लिए एमटीपी कि अगर आप अनबोर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमिनेशन करा रहे हैं तो वो इलीगल है। एमनियोसेंटेसिस इज ए प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर ऑल्सो, ठीक है ये बात भी। एमनियोसेंटेसिस से क्या पता लगता है सेक्स डिटरमिनेशन होता है, जिससे क्या है जेनेटिकल डिसऑर्डर भी चेक किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो इसमें बात दोनों ही ठीक है, तो हमारा बी आंसर रहने वाला, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
नेक्स्ट इसके अंदर है बेटा अजोला इज यूज्ड एंड एज ए बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड। अजोला क्या होता है? अजोला बेटा छोटे छोटे प्लांट है, ये एक्वेटिक प्लांट है। अब ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, मिट्टी में नाइट्रोजन जो है उसको रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है अजोला। तो बायो फर्टिलाइजर में यूज होगा अजोला राइस फील्ड में, क्योंकि राइस फील्ड में क्या है, पानी मिलता है ना, पानी भरा रहता है उसमें, तो उसकी रूट्स के आसपास अजोला जो है ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अजोला शो द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कैसे करेगा? जो अजोला के लीफ होते हैं ना, उन लीफ के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये दोनों ही बात ठीक है, इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा आंसर रहने वाला है ए। नेक्स्ट, नो एनर्जी इज ट्रैप्ड इन एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉरएवर। ठीक है, ये बात, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर जो एनर्जी है ना वो हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएगी। यूटिलाइज होती रहती है एनर्जी, फिर ट्रांसफर होती रहती है, फॉर्म चेंज करती रहती है एनर्जी अपनी, तो हमेशा के लिए ट्रैप नहीं होती। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय ए प्रोड्यूसर और ए कंज्यूमर इज आइदर पास टू द कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई। ये बात भी ठीक है। अब ये वही है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि एनर्जी ट्रैप नहीं होती, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में चली जाएगी, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में चली जाएगी, मर जाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म जो डीकंपोजर है उनके पास चली जाएगी। तो दोनों ही बात ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी, इसका भी आंसर क्या रहने वाला हमारा ए रहने वाला है। रीजन भी ठीक है और असर्शन भी, असर्शन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है रीजन में। 16th क्वेश्चन हमारा इसके अंदर है, the earliest organism that appear on the earth were known green and presembles anaerobic। ठीक है, जो अर्थ पर जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म थे, जब धरती पर लाइफ फॉर्म हुई थी, तो उस टाइम पर जो ऑर्गेनिजम्स थे ना वो एट्रोट्रोप थे। पहले एट्रोट्रोप आए थे बेटा, क्योंकि अमीनो एसिड को उन्होंने ट्रैप करना था बस, और अपना अमाउंट अपने जो नंबर है वो बढ़ाते रहे। तो वो सारे के सारे क्या थे? नॉन ग्रीन थे। ग्रीन में क्या फोटोसिंथेसिस होती है। अब ये नॉन अपीयर थे, नॉन ग्रीन थे, और सारे के सारे क्या है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने क्या है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, ऑक्सीजन थी ही नहीं उस टाइम पर धरती पर, ऑक्सीजन उस टाइम पर हमारी अर्थ पर नहीं थी। फर्स्ट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स वर द कैमोऑटोट्रोप्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। ये बात भी ठीक है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी ए इसका रहने वाला है। जो पहले ऑटोट्रोप आए थे ना, देखो धरती पे पहले क्या आए थे? एट्रोट्रोप। और एट्रोट्रोप्स भी कौन से आए थे अर्थ पे? एनएरोबिक। एनएरोबिक आए थे। इवोल्यूशन के अंदर हमने ये पढ़ रखा है ये टॉपिक कि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स आए थे धरती के ऊपर सबसे पहले एट्रोट्रोपिक, क्योंकि हमारी अर्थ पर बहुत सारा अमीनो एसिड बन गया था। अभी उरे मिलर एक्सपेरिमेंट करा था ना हमने, उसमें क्या था कि थंडर स्टॉर्म्स की वजह से ऑक्सीजन पर जो धरती पर जो गैसेस प्रेजेंट थी उनकी वजह से हमारे पानी के अंदर क्या है अमीनो एसिड फॉर्म हो गए थे। अमीनो एसिड को खाने के लिए क्या आए थे? ऑटोट्रोप। अब कुछ टाइम के बाद जब एट्रोट्रोप आए थे, एट्रोट्रोप ने बहुत सारा अमीनो एसिड खा लिया, उनका अमाउंट बढ़ गया, तो धीरे धीरे वो मरना स्टार्ट हो गए, तो वो अपने आप को इवोल्व करने लगे। इवोल्व में क्या, वो केमिकल से अपना खाना बनाने लगे। तो फर्स्ट ऑटोट्रोप जो आए थे, इनके बाद उन्होंने केमिकल से खाना बनाया था, केमिकल्स पर डिपेंड थे वो। लेकिन धीरे धीरे केमिकल्स का नंबर भी ऐसे ही कम होता रहता है, तो फिर ये ऑटोट्रोप और डेवलप हुए थे। और फिर कौन से आए थे ऑटोट्रोप? फोटोसिंथेसिस वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो लास्ट में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, नेम द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इवोल्व्ड इन सेटलिंग मिल्क कर्ड इनटू कर्ड, एक्सप्लेन द प्रोसेस दे कैरी in doing so, write another beneficial role of such bacteria। आप बताना इसके अंदर जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। और लैब है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस, कैसे कन्वर्ट करते हैं? साथ में ये B12 की फॉर्मेशन करते हैं।
विटामिन B12 हमें प्रोवाइड करवाते हैं। मिल्क जो होता है उसके अंदर क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है उनका अमाउंट बढ़ता जाता है, वो रिप्रोड्यूस होते रहते हैं और मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है ना उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, फिर वो उसको सेटलिंग कर देते हैं, उसको सेट कर देते हैं, जिससे फिर क्या हो, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या यूज है, कल वाले पेपर में भी हमने ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि LAB जो है ना उनके हमारी लाइफ में, हमारे स्टमक में क्या रोल है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप इनको जरूर ध्यान से पढ़ लेना बेटा, ये पेपर में जरूर आते हैं। तो इनका क्या रोल होता है, ये जो डिजीज है ना उनको डिटेक्ट करने के लिए भी इनका यूज होता है। और क्या यूज होता है, कुछ बैक्टीरिया को भी मारते हैं। और क्या यूज है, जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं ना उनको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं, लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये इनके रोल है। इनके अलावा स्टडी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन पोर्शन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन केयरफुली, आइडेंटिफाई ABC एंड 5' एंड ऑफ द चेन। एक चेन दे रखी है बेटा और उसको स्टडी करके आपने उसमें जो ABCD चीज पूछ रखी है वो बताना है और साथ में 5' एंड उसका एक्सप्लेन करना है। तो ये एक चेन यहां पर गिवन है। और ये एक इस तरह से एक चेन दे रखी है, ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की 4 न्यूक्लियोटाइड इसमें दिए हुए हैं। यहां पर इसने पूछ रखा अब A कहाँ है, ये A है बेटा, B ये B होगा शायद, दिखाई भी तो नहीं दे रहे, नहीं ये B है और ये C है, ये C है, ABC, हाँ, और 5' ये 3 ही चीज बतानी है। तो A क्या है, एक नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस के बीच में बॉन्ड दे रखा है बेटा। तो A क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। A क्या हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पाए, दो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड होते हैं ना वो कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहने वाला है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, बी, बी पूछ रखा क्या है। अब बी क्या है, ये एक क्या है, नाइट्रोजन बेस पे बेस है, एक नाइट्रोजन बेस ये है। अब इस तरफ क्या है, डबल रिंग है ना, तो डबल रिंग में कौन सा पाया जाता है, प्यूरिन। ये प्यूरिन है और ये भी बता सकते हैं प्यूरिन कौन सा होगा। डबल बॉन्ड अगर है प्यूरिन में तो डबल बॉन्ड किस किस के बीच में पाया जाता है, एडेनिन और थाइमिन। इसमें एडेनिन क्या होता है, प्यूरिन। तो प्यूरिन में भी ये कौन सा है, एडेनिन है बेटा। नेक्स्ट है सी। अब ये क्या है, ये इसमें क्या सारी की सारी शुगर है, पेंटोज शुगर, ये राइबोज शुगर है। 5' एंड कौन सा है, अब यहां पर देखो इसका जो है ना ये OH फ्री है, 3rd' और यहां पर इसका फॉस्फोरिक एसिड फ्री है, तो 5' इस तरफ है। तो यहां से 5' से ये इस तरफ 3' है, यहां पर 3' से 5' मिलेगा। अब कैसे आंसर दोगे, कौन सी चेन है, यहां पर लिख रखा है पुत्र जी ने 5' एंड को बताने के लिए। देखो यहां पर लिखा हुआ है डी, यहां पर लिखा हुआ ई, तो आप बोलोगे डी 5' एंड पर है, ई 3' एंड पर है। तो इस तरह से इसका आंसर देना है, थोड़ा समझ कर आंसर देना है इसका कि पूछ क्या रखा है। नेक्स्ट है ड्रा ए LS longitudinal section of pistil showing pollen tubes entering in the embryo sac. लेबल द फॉलोइंग। ये 4 चीजें दे रखी हैं, इनको लेबल भी करना। लास्ट प्रीवियस जो सैंपल पेपर हमने कराया था उसके अंदर भी ये था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने किस तरह से बनाना है इसको बेटा, एक इस तरह से
इसको बनाना है, ये हमारी ओवरी। यहां पर रखे थे हमारे पोलन ग्रेन्स, इस पर पोलन ग्रेन्स पड़े हुए हैं। अब इनसे क्या बनेगी, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब। यहां पर रखा होता प्लेसेंटा, यहां से जुड़ा हुआ प्लेसेंटा के साथ ओवम। यहां पर एम्ब्रियो सैक होती है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर पड़ी होती हैं सेल। अरे व्हाइट कलर का। यहां पर है साइनर गिड, यहां पर है एग, यहां पर पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या है, एंटीपोडल। इस तरह का आपने डायग्राम बनाना है। लेबल क्या क्या करना है इसमें देख लेते एक बार। न्यूसेलस बताना कहाँ है, एंटीपोडल, साइनरगिड और माइक्रोपाइल एंड। इसके अंदर न्यूसेलस कहां पर भरा होता है, न्यूसेलस भरा होता है ओवरी के इन पार्ट में। यहां पर क्या भरा हुआ है, न्यूसेलस। नेक्स्ट पूछ रखा था एंटीपोडल्स, ये वाले क्या होते हैं, एंटीपोडल। एंटीपोडल के इस तरफ ये साइनरगिड है। माइक्रोपाइल एंड इसी तरफ आ जाता है, यहां पर ऐसे, ये ऐसे कवर अप होता है। तो ये वाला जो एंड जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है ना पोलन ग्रेन्स के साथ, वो क्या होती है इसकी, माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड। दूसरा जो है इसका वो चैलेजल एंड होता है, जो एंटीपोडल्स की तरफ पाया जाता है वो चैलेजल एंड। तो ये इसका डायग्राम रहने वाला है बेटा जी। नेक्स्ट इसमें दे रखा है राइट द फंक्शन ऑफ साइनरगिड एंड माइक्रोपाइल, दोनों के फंक्शन बताने हैं। साइनरगिड का फंक्शन क्या होता है, साइनरगिड डिटरमाइन करता है पोलन ट्यूब्स को किस तरफ से एंटर करना है। ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे क्या है, गाइडेंस मिलती है। गाइडेंस मिलती है किसको, पोलन ट्यूब को, ताकि वो इस तरफ से एंटर हो। माइक्रोपाइल एंड, अब ये माइक्रोपाइल एंड क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये माइक्रोपाइल एंड यहां से पोलन ट्यूब को एंट्री देता है। एंट्री मिलती किसको, पोलन ट्यूब को यहां से। तो ये इनके फंक्शन लिखने हैं आपने। 1 मार्क्स में है ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 1 में ये लिखना आपने और 1 मार्क में ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी विद रेफरेंस टू गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन टू द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, कहां से निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से कहां जाते हैं, पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी से ये 2 हार्मोन और निकलते हैं, एलएच, एफएसएच। एलएच का काम क्या है, ए में बताना है। एलएच क्या काम करता है, एलएच लेडिग सेल के ऊपर जाकर उनको स्टिमुलेट करता है। लेडिग सेल क्या करती है, एंड्रोजन रिलीज करवाती है। और इस तरफ है बी, एफएसएच क्या करता है, एफएसएच क्या करेगा, जर्म सेल को स्टिमुलेट करता है। जर्म सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे फिर क्या है, वो डेवलप होते हैं, और डेवलप होकर क्या है, स्पर्मिएशन होती है। और ये क्या करता है, एंड्रोजन फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो जर्म सेल है उनसे क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्मेटाइड, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो ये इनके आंसर रहने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेट द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 2 माइक्रोब दे रखे हैं, मोनास्कस पुरपुरिस
और ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, इनका काम बताना है, क्या काम है। मोनास्कस पुरपुरियम्स ये स्टेटिन्स प्रोड्यूस करता है, स्टेटिन्स। और फंजाई है ये दोनों ही, क्या बेटा, दोनों ही फंजाई है। और पोलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम ये साइक्लोस्टेटिन सी, साइक्लोस्टेटिन ए प्रोड्यूस करते हैं। साइक्लोस्टेटिन और स्टेटिन्स प्रोड्यूस करते हैं ये। अब इनका काम क्या होता है, प्यूरपुरियस ये क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये। हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। कैसे याद रखेंगे, पूरी पूरी से क्या याद रहेगा, पूरी से हमें क्या मिलता है, पूरी के अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल होता है ना, और ये स्टेटिन्स क्या करेंगे, उस कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करते हैं। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम ये क्या करता है, ये क्लोट बस्टर है। नहीं नहीं नहीं, नहीं क्लोट बस्टर नहीं, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, क्लोट बस्टर नहीं है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम क्या करता है, ये इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। साइक्लोस्टेटिन ए इम्यूनोसप्रेसर है, ये इम्यूनिटी को क्या करता है, सप्रेस करता है बेटा जी, इम्यूनिटी सप्रेसर है। इम्यूनिटी सप्रेस करने के बाद क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो ये उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टेट द मोस्ट, अच्छा ये तो होगा, नेम द इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट्स पैथोजन बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ viruses, also write about the way they support the environment। क्वेश्चन दे रखा है बेटा इसमें कि आपने जो है ना बायो कंट्रोल एजेंट बताने हैं, इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स जो प्लांट्स के अंदर पैथोजन जो है उनसे बिलोंग करते हैं, कौन से वायरस से, बैकुलो वायरस, वैकुलो वायरस काम क्या करते हैं इनके, और इन कैसे सपोर्ट करते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को, ये एक स्पेसिफिक पैथोजन को मारते हैं। क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक पैथोजन को मारते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, बाकी को नुकसान नहीं पहुंचाते, प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, साथ में ही उनको प्लांट्स को खाने वाला उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाते। एक स्पेसिफिक वीड्स को, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट को मारते हैं, एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को, इंसेक्टिसाइड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखी है इसके अंदर, कंस्ट्रक्ट द टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट with promoter terminator on the basis of hypothetical template strand given below। अब ये स्ट्रैंड दे दी बेटा जी इसने, इसको यहां पर बना लेते हैं ऐसे, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोमोटर, यहां पर हमारी क्या है, ये स्ट्रैंड जो दे रखी है ए टी, कंप्लीट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विद द प्रोमोटर, टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखी है ये, मतलब इसने ये वाली स्ट्रैंड दे रखी है, ये वाली स्ट्रैंड दे रखी है, एडेनिन है, थायमिन है, ग्वेनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थायमिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन। अब इनके एडेनिन के सामने यहां पर क्या बनेगा, थायमिन, टेम्पलेट स्टैंडर्ड डीएनए की ही बनानी है तो थायमिन होगा। आरएनए की अगर बात करता तो थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता, थायमिन है तो इस तरफ क्या बनेगा, एडेनिन, ग्वेनिन के सामने क्या बनेगा, साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन है तो एडेनिन, ग्वेनिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन है तो एडेनिन, एडेनिन के सामने थायमिन, साइटोसिन के सामने ग्वेनिन। तो ये स्ट्रैंड बनानी है आपने इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन देखा है, राइट द आरएनए स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द अबव ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इसका आरएनए भी बनाना है बेटा आपने। आरएनए में क्या है,
एडेनिन के सामने क्या बनेगा, आरएनए में यूरेसिल, याद रखना आपने, यूरेसिल बनेगा। थाइमिन के सामने एडेनिन बनेगा। ग्वेनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वेनिन। एडेनिन है तो फिर एडेनिन है तो यूरेसिल, थाइमिन नहीं बनता ना इसमें आरएनए में। ग्वेनिन साइटोसिन, ग्वेनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वेनिन, फिर एडेनिन है तो यूरेसिल, थाइमिन है तो एडेनिन, फिर एडेनिन तो यूरेसिल, साइटोसिन है तो ग्वेनिन। तो ये हमारी स्ट्रैंड तैयार हो जाएगी, याद रखनी है आपने। हाउ डज म्यूटेशन ऑकर, म्यूटेशन कैसे होती है? म्यूटेशन क्या है? डिलीशन या फिर चेंज इन जीन, जो हमारी जीन है, आरएनए हमारा जो डीएनए है ना, उसका पीस या कंप्लीट डीएनए, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाते हैं, कंप्लीट जीन का डिलीशन एडिशन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? डिलीशन और एडिशन, और साथ में और चेंज इन डीएनए सीक्वेंस is known as mutation. Differentiate between point mutation and frame shift. पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या फर्क है? पॉइंट म्यूटेशन क्या है? इसके अंदर सिंगल पॉलीमॉर्फिज्म, न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमॉर्फिज्म होती है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? चेंज होता है, डिलीट नहीं बेटा, ना डिलीट ना ऐड, चेंज हुआ है। एडेनिन की जगह क्या पता, थाइमिन आ गया, साइटोसिन आ गया, ग्वानिन, कुछ भी आ सकता है, लेकिन चेंज हुआ है। उसमें क्या, सिंगल न्यूक्लियोटाइड इसमें चेंज होता है पॉइंट म्यूटेशन के अंदर। और फ्रेम शिफ्ट में क्या है? इसमें या तो न्यूक्लियोटाइड नए बीच में ऐड हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं। इसके अंदर क्या आएगा? एडिशन या डिलीशन। न्यूक्लियोटाइड ये, और इन दोनों चीजों को मिलाकर एडिशन, डिलीशन और चेंज, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो दो तरह की म्यूटेशन होगी हमारी, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इन दोनों की डेफिनेशन को मिलाकर हमारी म्यूटेशन की डेफिनेशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन बम्बल बीज एंड इट्स फेवरेट ऑर्चिड ऑफिस? हाउ वुड एक्सटिंक्शन और चेंज ऑफ वन अफेक्ट अदर्स? अब इसने बोला बेटा बम्बल बी और ऑर्चिड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पहली बात तो ये, और अगर एक अफेक्ट हो जाए या एक्सटिंक्ट हो जाए तो दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा। बम्बल बी क्या करती हैं? पोलिनेट करती हैं इसको। पोलिनेटर है किस चीज की? ऑर्चिड प्लांट की। ऑर्चिड जो ऑफरिस है उसकी क्या है, ये बम्बल बीज पोलिनेटर का काम करती है, इसके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करती हैं, और ये इसको क्या देता है? न्यूट्रिशन, नेक्टर। तो दोनों के अंदर क्या है? म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म का है इसके अंदर रिलेशन। और अगर मान लो बम्बल बी एक्सटिंक्ट होगी या अफेक्ट होगी तो फिर क्या होगा? ऑर्चिड कम पोलिनेट होगा, ऑर्चिड क्या धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा ये भी। अगर ऑर्चिड खत्म हो गया तो बम्बल बी क्या है? नेक्टर लेने के लिए ऑर्चिड पर जाती है, तो इनका भी रेशियो डगमगा जाएगा, ये भी कहीं और जाना पड़ेगा इनको। तो दोनों ही अफेक्ट होंगी क्योंकि इनके अंदर क्या है? म्यूचुअलिज्म का रिलेशन है। नेक्स्ट है, द बिलो इमेज शो द हेडक्वार्टर ऑफ इली लिली कंपनी. इली लिली is one of the first pharmaceutical companies to produce human insulins using RDT technology by cell based fragmentation. एक ये दे रखा है इसके अंदर, इली लिली का डायग्राम दे रखा है, इली लिली कंपनी की पिक्चर दे रखी है। ये कंपनी है बेटा इली लिली। इसने क्या किया था? सबसे पहले इंसुलिन बनाया था। सबसे पहले इंसुलिन आर्टिफिशियल उसमें लैब के अंदर इंसुलिन बनाया था। इससे पहले इंसुलिन जो ना, अगर किसी को शुगर हो जाती थी तो उसको इंसुलिन गाय से निकालकर या सुअर से निकालकर ऐसे दिया जाता, दूसरे एनिमल से निकालकर, लेकिन उसमें एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो इसमें क्वेश्चन है, हाउ डिड इली लिली सिंथेसाइज ह्यूमन इंसुलिन? कैसे बनाती है? ये क्या करती है, जो ई कोलाई है ना, उसके अंदर हमारा
इंसुलिन का जीन डाल देती है, इंसुलिन का जीन डाला इसकी, और फिर इसको क्या कर देती है, कल्चर कर देती है, मतलब इसको खाना देती है, इसकी इसका प्रोडक्शन। उसके बाद जब ये प्रोटीन बनाता है ना, प्रोटीन यानी कि इंसुलिन, इंसुलिन उसको हम कंडक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। मेंशन द वन डिफरेंस बिटवीन द इंसुलिन, दिस इंसुलिन एंड वन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। अब जो इन्होंने बनाया है और जो हमारी बॉडी में, उनमें क्या डिफरेंस है। हमारी बॉडी में जो है ना, जो इस इंसुलिन से प्रोटीन बनता है, तो जो पेप्टाइड चेन है वो कितनी पेप्टाइड चेन होती हैं, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी और पेप्टाइड सी। लेकिन ये जो पेप्टाइड चेन है लेबोरेटरी में जो इन्होंने बनाई, वो ए और बी दो को ही बनाया था, अलग अलग कल्चर किया था। ये चीज भी आपने इस क्वेश्चन में लिखनी है, हाउ डिड इली लिली सिंथेसाइज ह्यूमन इंसुलिन, कि उन्होंने क्या किया था, ए और बी दो पेप्टाइड चेन की जीन ली थी और दोनों को, इसको अलग ऑर्गेनिज्म में इकोलाई में सिंथेसाइज किया, इसको अलग में सिंथेसाइज किया, बाद में इसको क्या है, सल्फाइड बॉन्ड के साथ, सल्फाइड बॉन्ड के साथ इन दोनों को जोड़ दिया। कुछ इस तरह से बनती है ये ऐसे। तो इसमें ये वाली चेन और ये वाली चेन इंपॉर्टेंट है। ये जो सी वाली है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बी और ये ए है, इनके बीच में यहाँ पर सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो हमने इन दो को ही बनाया है बस लेबोरेटरी में मैच्योर करके, और फिर इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाहर जोड़ देते हैं लैब के अंदर। इस सी का काम हमारी ह्यूमन बॉडी में ही है, इनको बनाने में हेल्प करती है। तो ये हमारे अंदर नहीं बनता, ओ सॉरी, लैब के अंदर इसको नहीं बनाना पड़ता सी को। ए और बी को अलग अलग सिंथेसाइज किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टडी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप बिटवीन गिवन बिलो एंड द आंसर द फॉलोइंग्स। एक रिलेशनशिप दे रखा है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, यहाँ पर इस तरफ एरिया को रिप्रेजेंट कर रखा है और इस तरफ स्पीसीज की रिचनेस को। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, स्पीसीज की रिचनेस भी क्या बढ़ती जा रही है, लेकिन एक टाइम के बाद ये क्या स्लोप कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है कि इससे ज्यादा स्पीसीज नहीं बढ़ेंगी, नहीं मिलेंगी। तो इसके अंदर आंसर पूछ रखा है, एस, सी, जेड और ए किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। एस किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज 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 रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है एस। उसके बाद सी, सी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये लोगरिथम के लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले रखा है। नेक्स्ट है जेड, जेड क्या है, जेड स्लोप लाइन है, स्ट्रेट स्लोप लाइन। ए क्या है, कहां है, ए है इसके अंदर एरिया, ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है सारी चीजें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, व्हाट विल बी द रेंज वैल्यू ऑफ जेड लाइन इफ वी एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट। अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट पर देखें ना, तो इनमें स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कहां से कहां तक मिलेगा, 0.1 से 0.2 के बीच में इसकी रेंजिंग मिलती है बेटा। तो ये इसका आंसर रहने वाला। ये कुछ डाटा जो डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसको सभी पढ़ के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियन स्पीसीज आर थ्रेट टू द नेटिव स्पीसीज, जस्टिफाई द एग्जांपल। लास्ट सैंपल पेपर में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था एलियन स्पीसीज के ऊपर। तो ये जो कॉमन कॉन्सेप्ट है ना, कंटेंट है जो, ये जरूर आप पढ़ के जाना। एलियन स्पीसीज क्या होती है, वो स्पीसीज जो कहीं बाहर से किसी दूसरे के नेटिव प्लेस में चली जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गांव में अगर शेर आकर रहना शुरू कर दे, एलियन स्पीसीज हो, क्योंकि उसका क्या नेटिव प्लेस फॉरेस्ट है, वो विलेज में नहीं रहता। ऐसे ही कोई दूसरी स्पीसीज किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास चली जाती है, दूसरी नेटिव प्लेस, दूसरे के नेटिव प्लेस में, तो उसको हम बोलते हैं एलियन स्पीसीज। तो उससे होता क्या है, एलियन स्पीसीज से या तो वो जाते वहां पर खत्म हो जाती है, या दूसरी ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देती है वहां पर। ये उसका खतरा है। एग्जाम्पल्स के साथ इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, एग्जाम्पल इसके हमने पढ़े थे, जैसे
एलियन स्पीसीज के अंदर है जो विक्टोरिया लेक है उसके अंदर नील पर्स था। इसने किसको एक्सटिंक्ट कर दिया था? चिचिल्ड फिश को। चिचिल्ड फिश की लगभग 200 अलग अलग स्पीसीज पाई जाती थी और ये वहां की नेटिव थी। तो इस नील पर्स ने क्या कर दिया? उसको सभी को एक्सटिंक्ट कर दिया। इन्होंने उनको खाना स्टार्ट कर दिया और सारे के सारे एक्सटिंक्शन हो गए इनका। तो ये एक एग्जांपल। दूसरा हमने गैलापागोस आइलैंड्स का लिया था। गैलापागोस आइलैंड्स पर क्या है, जो गोट थी ना उन्होंने किसको एक्सटिंक्ट कर दिया? वहां के जो टोर्टोइज थे। ग्रास इतनी सारी थी वहां की, वो सारी खा ली उन्होंने, तो टोर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गए थे गैलापागोस आइलैंड पर। ये दूसरा एग्जांपल अच्छा है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं वीड्स वाला। वीड्स वीड्स में क्या था? कुछ खरपतवार ऐसे थे जिसमें कैरेट ग्रास है और साथ में हम ले सकते हैं वाटर हाइसिंथ प्लांट। इन दोनों ने क्या, नेटिव प्लांट्स को, क्रॉप्स को खत्म कर दिया। तो ये एलियन स्पीसीज इन्वेशन है। इसके अलावा और भी पूछे जा सकते हैं, को एक्सटिंक्शन पर भी पूछ सकता हूं कि एक स्पीसीज खत्म हो जाएगी तो उसके साथ में दूसरी स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो जाती है, डिपेंडेंट वाली। नेक्स्ट दे रखा है ओमोलॉगी और एनालॉगी बतानी है इसके अंदर। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच एंड बटरफ्लाई, ये ओमोलॉगस का एग्जांपल है बेटा। दोनों का जो माउथ पार्ट है ना, कॉकरोच का भी और बटरफ्लाई का भी, इनका ओरिजिन क्या है? दोनों का सेम है। होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? सेम ओरिजिन हो। जैसे हमारे जो लिम्स हैं, मैमल्स के, दूसरे मैमल्स के जो लिम्स हैं, उनमें अगर देखें यहाँ पर जो एक हड्डी, फिर दो हड्डियां हैं, फिर यहाँ पर जाकर क्या है, फ्लेंजिस मिलती हैं। सेम इसी तरह की स्ट्रक्चर है उनके अंदर भी, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। हम क्या ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में इसका यूज करते हैं, ओर्स क्या करता है? दौड़ने में यूज करता है। तो ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन अलग अलग हो, उनको बोलते हैं होमोलोगस। तो ये दोनों का ओरिजिन सेम है, फंक्शन दोनों के अलग अलग। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ रैबिट एंड ह्यूमन बींग्स, ये क्या हो जाएगा? एनालॉजी। दोनों का ही। अब एनालॉगस कौन से होते हैं? वो ऑर्गन जिनका ओरिजिन अलग अलग हो, फंक्शन सेम। अगर सेम ओरिजिन है और फंक्शन अलग है तो होमोलोगस। अगर ओरिजिन देखो, याद कैसे रहेगा? ओम का मतलब क्या है? इसमें क्या है? होम नजर आ रहा है ना अपना घर, और घर पर क्या है? जितने भी ऑर्गेनिज्म है और जितने भी पर्सन है उनका ओरिजिन क्या है? सेम है ना। घर घर पर जितने भी वो रहने वाले फैमिली है, उनका ओरिजिन तो सेम है ना वो। तो ओमोलोगस ओरिजिन सेम है, एनालोगस ओरिजिन अलग है। ओरिजिन अलग अलग है उनके और फंक्शन सेम है, इसमें फंक्शन अलग अलग है। नेक्स्ट है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये भी एनालोगस हो जाएगा। दोनों का फंक्शन क्या है? सेम, ओरिजिन अलग है। स्वीट पोटैटो, ये भी स्वीट पोटैटो और पोटैटो ये भी एनालोगस है, ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन लगभग सेम है इनके। नेक्स्ट स्टिंग ऑफ हनी एंड स्कॉर्पियन, ये भी एनालोगस है। दोनों ही क्या है? डंक मारते हैं, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है दोनों का। नेक्स्ट टेंड्राइल्स ऑफ लेथिन्स एंड टेंड्राइल ऑफ ग्लोरी ग्लोरियोसा, इनका भी एनालोगस है। टेंड्राइल्स क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड करने के लिए जो यूज करते हैं। अब ये तो क्या है? लिली प्लांट है, ये तो वाटर लिली की फैमिली से मिलता है। और ये प्लांट, ये जो प्लांट है ये पेलविना फैमिली से मिलता है। तो दोनों का ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन दोनों के क्या है? ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, ए पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सफरिंग फ्रॉम constipation, stomach acne, stool and blood clots and excess mucus. The physician diagnosis is as it as amoebiasis. एक बीमारी है एमीबोसिस। इसके अंदर क्या है? ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो उसका स्टूल टेस्ट किया गया तो उससे इन्हें पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ माइक्रोब आइडेंटिफाई इन द स्टूल सैंपल। अब एमीबोसिस होती किससे? उसका साइंटिफिक नेम लिखना है। अंट अमीबा से होती बेटा ये।
अंट अमीबा से होने वाली बीमारी है ये। नेक्स्ट है, हाउ डू यू थिंक द पेशेंट मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड इट। अब कैसे उसको अटेन किया उसने, अंट अमीबा से जो ये बीमारी है उसको या तो कंटिमेंटेड फूड से, कंटिमिनेटेड फूड से मिलेगी, या कंटिमिनेटेड वाटर से मिलेगी, या जो फिसल मटेरियल है, जो फिसल मटेरियल है उसके रॉन्ग डिस्पोजल से। अब फिसल मटेरियल क्या है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना उसके कांटेक्ट में अगर पानी आ गया तो कंटिमेंटेड वाटर हो गया। अगर उसके कांटेक्ट में खाना, तो खाने में भी वो बैक्टीरिया चले जाएंगे, या वो सॉरी ये जो है अमीबो अंट अमीबा ये चला जाएगा। और अगर उसके वेस्ट के थ्रू ये निकल गया और वहां पर कोई मक्खी बैठी है, मच्छर बैठा है और वो हमारे खाने पर आकर बैठा है, तो उससे भी वो ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से कंटिमेंटेड फूड, वाटर और फीसल मैटर से ये फैलता है। राइट योर सजेशन टू द पेशेंट टू अवॉइड इन्फेक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर में उसको ये इन्फेक्शन ना हो उसके लिए क्या है, ये सारी चीजों की सावधानी रखेगा। जो फूड है, वाटर है, सैनिटाइज्ड खाएगा उनको, ये उन पर साफ हो। कच्चे फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां खाने से पहले उनको अच्छे से धो ले। फीसल मैटर जो उसका डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए। तो ये सजेशन उसके लिए डॉक्टर देगा। नेक्स्ट इसके अंदर सेक्शन डी आ गया है हमारा 4 मार्क्स में। रीड द फॉलोइंग केयरफुली। ये अब हमारे पास क्या है, ये केस स्टडी आ गई है। इस केस स्टडी को देख लो आप। कुछ समझ में आया ये क्या? फॉलिकल दे रखी है, उसकी डेवलपमेंट है ये। यहां पर क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल है। ये क्या है, टर्सरी फॉलिकल है। ये क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल है। यहां पर क्या है, ओवुलेशन हो रहा है। ओवुलेशन हो रहा है। ओवुलेशन में क्या था, ओवम निकल रहा बाहर, और ये क्या बच गई, ये कार्पस लुटियम है। ये क्या है, कार्पस लुटियम है। ये क्या है, कार्पस लुटियम है। आइडेंटिफाई द फिगर दैट illustrate ovulation and mention the stage of oogenesis it represent। अब इसमें बताना क्या है आपने, ओवुलेशन को मेंशन करना है और oogenesis को रिप्रेजेंट करना है। ओवुलेशन कहां हुई है हमारी, यहां पर एफ स्टेज में। क्या है, यहां पर जो एफ है इसमें क्या है, ओवुलेशन हुई है, ओवम निकला है। कंप्लीट मैच्योर्ड ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकल जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है ये काम, और ओवम के बाहर निकलते ही कार्पस लुटियम बच जाती है। और इसमें पूछ रखा है जो स्टेज है oogenesis की, उसको रिप्रेजेंट करना है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी से टर्सरी। सबसे पहले क्या है, हमारे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास जाते हैं, वहां से एलएच एफएसएच रिलीज करवाएंगे। एलएच एफएसएच रिलीज होंगे और वो फिर कहां जाएंगे, ओवरी में जाएंगे। ओवरी में जाकर एलएच का अलग काम है, एलएच क्या करता है, एंड्रोजन रिलीज करवाता है। एफएसएच का काम क्या है, एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। एलएच कार्पस लुटियम को मेंटेन करेगा। कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी, जिससे एंडोमेट्रियम रिप्लेनिश्ड होगी। ब्लड और वाटर से, न्यूट्रिशन से रिप्लेनिश्ड होती है, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो 7-8 दिन के बाद एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है, कार्पस लुटियम खत्म हो जाती है, एलएच डिक्रीज हो जाता है। कार्पस लुटियम खत्म, प्रोजेस्टेरोन खत्म, तो एंडोमेट्रियम ब्रेक। नेम द ओवरियन हार्मोन दैट पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी हार्मोन। अब इसमें तो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन, पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन बताने हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये निकलते हैं हार्मोन इसके अंदर से। एक्सप्लेन द चेंजेस दैट ऑकर इन द यूट्रस स्पॉन्टेनियस सिमल्टेनियसली इन एंटीसेप्शंस। अब इसमें चेंजेस बताने बेटा, यूट्रस में इस टाइम पर क्या चेंज होता है जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होती है ना, एंडोमेट्रियम भी मैच्योर होती है। फॉलिकल कहाँ है, ओवरी में। बात कराइए यूट्रस में क्या चेंजेस आए, साथ साथ जो हार्मोन है उनके बैलेंस की वजह से जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है, एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट होती है यूट्रस में।
एंडोमेट्रियम अंदर वाली वाल है यूट्रस की, जिसमें ब्लड वेसल्स भरी होती हैं जो न्यूट्रिशन देती हैं फीटस को। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी में कौन हेल्प करता है? एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर प्लेसेंटा फॉर्म होती है और न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये चेंजेस कहाँ होते हैं? यूट्रस में। और में दे रखा है सी और एच में क्या डिफरेंस है यहां पर और इसमें। ये कार्पस लुटियम है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये डिफरेंस इसमें। कार्पस लुटियम में क्या है? कार्पस लुटियम के पास क्या है? ओवम होता है, इसके पास ओवम नहीं है। उसके पास ओवम के ऊपर जो ये लेयर है ना, रुक जाता हूं, हाँ ये जो लेयर है ना, ये यहाँ पर ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर या फिर ये वाली जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा, वो पाई जाती है फॉलिकल के अंदर। इसके अंदर कोई जोना पेलुसिडा नहीं होती है। इसके अंदर क्या है? डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द बिलो। अब फिर तुमने इसको स्टडी करना है और आंसर देनी है। अरे मत जा। Oh my God. ये जीरो नहीं मिट रही मेरी। ओ, चलो देखते हैं जैसा भी। अब इसमें क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं। अब ये मत समझ लेना, ये ओ आर होगा ना, ओ रेट्रो नहीं है। ओ रेट्रो ओस्त्रीय वो नहीं है, रेट्रो वायरस है ये। अब रेट्रो वायरस जो है, रेट्रो वायरस क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, जो अपना वायरल डीएनए है ना, उस वायरल डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ओस्ट सेल में। वो वायरस क्या करता है? रेट्रो वायरस हमारी सेल के अंदर जाएगा, अपना डीएनए जेनेटिकल मटेरियल छोड़ देगा। जेनेटिकल मटेरियल फिर क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है ये, मतलब आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होगा और यहां पर क्या कर देगा? वायरल डीएनए बना देगा। वायरस का डीएनए बन गया, वो आरएनए जो था वायरस का, उसको डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो है वायरल जेनेटिकल मटेरियल ओस्ट सेल में क्या है? न्यूक्लियस में जाकर ऐड हो जाएगा और उसका जो वायरल डीएनए है वो इसके साथ जुड़ जाता है। किसके साथ? ओस्ट के जीनोम के साथ, जेनेटिकल मटेरियल के साथ। फिर क्या करेगा? उसकी कॉपी करेगा और कॉपी करके क्या बना देगा? वायरल आरएनए। क्योंकि ओस्ट जो अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा, साथ में वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट कर देगा और वायरस का क्या है? फिर आरएनए बन जाएगा। उसके बाद क्या है? न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट न्यू सेल, उसके बाद नई सेल को इन्फेक्ट करेगा। क्वेश्चन दे रखे हैं, फिल इन द बॉक्स लेबल्ड मिसिंग बॉक्स 1 और 3। ये दोनों फिल करने थे आपने, ये भी और ये भी हमने फिल कर दिया। ये क्या हमारा वायरल डीएनए है, ये वायरल आरएनए बन जाएगा फिर उससे। व्हाई इट इज नेम्ड एज रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, ये अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। While the virus being replicates and release, does the infected cell survive? And why the virus infect cell prevents spread फैलना of virus to healthy cell। अब इसने कहा जब ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करा था उस सेल में, तो क्या इन्फेक्टेड सेल जिंदा रहेगी? हाँ, जब तक तो जिंदा रहेगी, उसको अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद जैसे ही वो सेल से बाहर निकलेंगे, वो सेल को मार देती हैं। वाई द वायरस इन्फेक्ट सेल, और दूसरी सेल को क्यों इन्फेक्ट करता है? उसी सेल से अपनी कॉपी क्यों नहीं करता रहता? न्यूट्रिशन लेकर उसका प्रोटीन यूज करके फिर दूसरी सेल में चला जाता है, फिर दूसरी सेल के अंदर अपना जीन ऐड करेगा, फिर वहां से उसकी कॉपी करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट किया, फिर उसको मार देता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? HIV। HIV भी क्या है? एक रेट्रो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यही है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ HIV इन्फेक्शन ऑन इम्यूनिटी सिस्टम। जो HIV होता है ना, HIV ये क्या कर देता है? हमारी T हेल्पर सेल को मार देता है।
टी हेल्पर सेल को मार देता है, तो इम्यूनिटी क्या हमारी, इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या हमारी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी स्प्रेस हो जाती है, तो हमारी बॉडी पर आने वाली दूसरी जो डिजीज है, उन डिजीज से फिर क्या है, हमारी बॉडी अफेक्ट होगी और उनका क्योर नहीं मिलेगा, क्योंकि इम्यूनिटी ही खत्म होगी, हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। साथ में एचआईवी क्या करता है, जो मैक्रोफेगस सेल है, मैक्रोफेगस सेल को क्या बना लेता है, वो अपनी फैक्ट्री। ये क्या है, एचआईवी की फैक्ट्री होती है। ये भी हमारी इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है। जो बाहर से आने वाली इन्फेक्टेड फॉरेनर सेल को मारता है, मैक्रोफेगस, उसी को दोस्त बना लिया इसने, दुश्मन को ही दोस्त बना लेता है ये। नेक्स्ट सेक्शन आ गया हमारा ई सेक्शन। ये ओ तो फिर आ गया भाई। मटता ही ना ये तो वो है। अब ये फिर इरेज कैसे होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म। अब ये बताना बेटा, सिनगेमी जो है ना, वो प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है, और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को एक्सप्लेन करना। सिनगेमी क्या होती है, सिनगेमी है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, सिनगेमी। सिनगेमी होती है वही। अब सिनगेमी में क्या है, इसमें जो फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमेट का, कहाँ होता है, जो एम्ब्रियो सैक है ना, अलग पेज पर बना लेते हैं। जो एम्ब्रियो सैक है, उसमें क्या होता है, एक तरफ तो पाई जाती है सेनर गिड, इस तरह से, इस पेज पे तो नहीं है, सेनर गिड पाई जाती हैं। एक पड़ी होती है एग सेल, दो पड़ी हैं न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं जिनको। इतनी बड़ी क्यों बना रहा, पोलर न्यूक्लियाई। और तीन सेल यहां पर पड़ी होती हैं, जिनको बोलते हैं एंटीपोडल। ये तीनों क्या है, एंटीपोडल। ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये साइनरगिड है, ये भी और ये भी। और ये हमारा एग है। अब जैसे ही पोलन ट्यूब आती है ना, पोलन ट्यूब कहां पर एंटर करती है, इन साइनरगिड के अंदर एंटर करती है, यहां पर ऐसे इन कोई भी एक साइनरगिड में, इसमें या इसमें। और यहां पर क्या रिलीज कर देती है, अपनी जो जर्म सेल हैं उनको, दो जर्म सेल है, इनको रिलीज कर देगी। अब इनमें से एक जो जर्म सेल है, वो जाएगी इसके पास और इसको फर्टिलाइज कर देगी, और ये क्या बना देगी, डाइप्लोइड जायगोट। जायगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरी जो सेल है वो जाएगी इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और यहाँ पर इन तीनों के साथ फ्यूजन होगा, और ये क्या बना देगी, ट्रिप्लोइड, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस पैन। इसी को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं बेटा। ये जो तीनों का फ्यूजन है ना यहाँ पर, ये ट्रिपल फ्यूजन है, और ये सिनगेमी है। ये एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो गिवन है, ड्रा अवेलेबल द डायग्राम थ्री पार्ट्स ऑफ द मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो जो है ना, उसका लेबल्ड डायग्राम बनाना है। थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स को लेबल भी करना है उसके। अब फिर से उसी पेज पर आ जाते हैं। अब एम्ब्रियो जो है, इस तरह से मैच्योर एम्ब्रियो बनाना है कब ने। इसके दो कोटिलेडन बना दिए, दूसरा कोटिलेडन थोड़ा सा इस तरफ भी बना सकते हैं इसको।
कोटिलेडन को। अब ये दोनों क्या है, कोटिलेडन्स हैं। कोटिलेडन्स, इनके अंदर क्या फूड भरा होता है। ये क्या है, आइपोकोटाइल। आइपोकोटाइल के नीचे यहां पर क्या पाई जाती है, रूट कैप। रूट कैप के ऊपर ये कौन सा पार्ट है इसका, रूट कैप के ऊपर होती है रेडिकल, जिससे रूट सिस्टम बनता है। ये क्या है, प्लूमुल, जिससे सूट सिस्टम बनता है। और इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। ओ सॉरी, हाँ एपिकोटाइल। कोटिलेडन जहां से जुड़े उससे ऊपर वाला एपिकोटाइल, उससे नीचे वाला आइपोकोटाइल। इस तरफ रूट से जिस तरफ बनती रूट कैप मिलेगी रेडिकल, ऊपर वाले प्लूमल, ये कोटिलेडन से जुड़े हुए। तो ये है डाइकोट, उसका लेबल्ड डायग्राम। नेक्स्ट, ड्रा ए डायग्राम ऑफ फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रो सैक इन एंजियोस्पर्म, लेबल इट्स कैलेजल एंड 5 मोर इंपोर्टेंट पार्ट विद इन द एम्ब्रो सैक। एम्ब्रो सैक बनानी है, ये बना तो रखी है एम्ब्रो सैक। इसके 5 पार्ट बता दो। 5 पार्ट कौन से हैं, सेंद्रगिड, एग, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल। उसके बाद जिस तरफ सेंद्रगिड होते हैं ना, इस तरफ कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल। इस तरफ से पोलन ट्यूब एंटर करती, दूसरी तरफ वाला एंड कौन सा है, चैलेजल एंड, चैलेजा। तो चले आजा। तो ये है हमारा, इसके 5 पार्ट हो गए, 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए। अब इस तरफ माइक्रोपाइल एंड होगा। नेक्स्ट इसमें है, व्हाई डज द डेवलपमेंट ऑफ एन एंडोस्पर्म प्रोसीड दैट ऑफ एन एम्ब्रो, दैट ऑफ द एम्ब्रो इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स जो बता रखे ना, एंजियोस्पर्म, उनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ एन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट बतानी है। पेन की प्राइमरी एंडोस्पर्म नुसेलस, जैसे ही जायगोट बना था ना, जायगोट क्या हो जाएगा, ये डोरमेंट हो जाता है या इनएक्टिव हो जाएगा। ये इनएक्टिव होने के बाद ये प्राइमरी एंडोस्पर्म नुसेलस ये डेवलप होया करे। ये डेवलप होगा, कंप्लीटली डेवलप होने के बाद फिर जायगोट क्या करेगा, कोटिलेडन बनाएगा। और कोटिलेडन्स क्या करते हैं, इस एंडोस्पर्म को खा लेंगे, डेवलप्ड एंडोस्पर्म को, और फिर इससे क्या बना लेंगे, अपनी फुल्ली मैच्योर्ड कोटिलेडन्स बना लेंगे, जिसमें फिर वो उसको सर्वाइवल करने, जिंदा रहने तक उसकी लाइफ टाइम उसमें क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है, अरे रुक जाओ, देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी, इसका पार्ट बचा था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन onion plant cell is 16. Name the cell of the embryo sac having 16 and 24 chromosomes formed after fertilization. इसने बोला है एक डाइप्लोइड ओनियन प्लांट है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 16 है। डाइप्लोइड है, 16 क्रोमोसोम है, तो इसके गैमेट कैसे बनेंगे, 8 और 8 के एप्लोइड गैमेट बन जाएंगे। तो इस पे पूछा इसने, एम्ब्रो सैक जो है उसके पास 16 और 24 सॉरी, ये क्रोमोसोम कौन से पार्ट के पास होंगे, उसका नाम बताना है। अभी दिक्कत तो आई है। देखो बेटा, अगर इसी को हम ले ले कि ये एक एम्ब्रो है, और देखो एक बार इसी को हम ले लेते हैं कि ये एक एम्ब्रो है। ये एक ओनियन की ले ली हमने, ओनियन सेल ले ली। अब इसके अंदर देखो, यहां पर क्या है, जायगोट बना है, ये 2 सेल से और 2 गैमेट से मिलकर, एक इसका एग था, एक बाहर से आया। तो ये डाइप्लोइड स्ट्रक्चर, एक तो यही पूछ रखी थी, एक पूछ रखी ट्रिप्लोइड, ये 3n है। उसके पास क्या है, उसने बताया कि 16 जो है ना, वो डाइप्लोइड ओनियन प्लांट है, ओनियन ही है ना। हाँ ओनियन प्लांट है, तो एक डाइप्लोइड ओनियन प्लांट है, उसके पास ये क्या दे रखे हैं,
16 क्रोमोजोम्स डाइप्लोइड के पास है। तो इसमें डाइप्लोइड स्ट्रक्चर तो यही है। बाकी देखो सेंद्रगिड भी एप्लोइड है, दोनों एंटीपोडल भी एप्लोइड है। एक तो ये है डाइप्लोइड, तो इसके पास कितने होंगे 16। ये ट्रिप्लोइड है। अब एप्लोइड में 8 है, ट्रिप्लोइड में कितना हो जाएगा 8 3 जा, तो इसके पास 24 क्रोमोसोम किसके पास मिलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के पास, और 16 किसके पास मिलेंगे जायगोट के पास। तो इन दोनों का ही नाम बताना था ओनियन के अंदर। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ डीएनए forms the basis of DNA fingerprinting and mentions 2 features of this DNA. Second is write the step of carrying out the process of DNA fingerprinting technique, mention its application. इसमें दे रखा है डीएनए जो है ना उसको हमने आइसोलेशन करना, उसका फिंगरप्रिंटिंग करनी है, तो मैकेनिज्म और 2 फीचर्स बताने हैं। दूसरे में स्टेप बताने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कौन कौन सी है। तो इसमें बेसिस क्या क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। जो हमने डीएनए है ना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको आइसोलेशन। डीएनए चाहिए ना सबसे पहले, तो उसी की तो फिंगरप्रिंटिंग करनी है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, आइसोलेशन के बाद डीएनए को हम क्या करेंगे उसके फ्रेगमेंट्स को अलग कर लेते हैं। फ्रेगमेंट को किस में डालेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देंगे, एगारोज जेल में डाल देते हैं। एगारोज जेल में डालने के बाद जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी हेल्प से उनकी पोजीशन अलग अलग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसको नाइलोइन सेट के ऊपर निकाल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से उसकी इमेज क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप हो जाएंगे। इसमें बेसिस बताना है इसका ऊपर वाले क्वेश्चन में, और दूसरे में कंप्लीट टेक्निक बतानी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, और इसकी एप्लीकेशंस बतानी है। ऊपर वाले में इसके 2 फीचर भी बताने हैं कि 2 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। इसके अंदर एगारोज जेल, इसमें तो क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और क्या होगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद इसको हमने कल्चर भी करना। इससे पहले डीएनए को कल्चर करेंगे, आइसोलेशन किया था। तो ये 2 इसकी फीचर्स हैं। इसमें इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ इनको यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अप्लाई करी जाती है, वो आप लिख सकते हैं। थेफ्ट को पकड़ने के लिए, या फिर पैटर्नलिटी चेक करने के लिए, या फिर मिसिंग पर्सन की को मैच करने के लिए, इसमें इसका एप्लीकेशन से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आर्सेचेज का एक्सपेरिमेंट है। आर्सेचेज एक्सपेरिमेंट है 1952 के अंदर अल्फ्रेड आर्से और मार्था चेज ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, और ये वो एक्सपेरिमेंट है। इसके बेसिस पर क्वेश्चन देने आंसर देने हैं। नेम द काइंड ऑफ वायरस दे वर्कड विद एंड व्हाई, किस तरह का वायरस यूज किया था। अभी उन्होंने क्या किया था, एक ई कोलाई को लिया था, ईस्टीरियो कोलाई। ईस्टीरियो कोलाई को के ऊपर क्या है एक वायरस से अटैक करवाया था। तो वायरस कौन सा होगा जो बैक्टीरिया को खाता, तो किस काइंड का होगा वो बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है काइंड ऑफ वायरस। अब क्यों लिया था कि ये इसके अंदर अपना जेनेटिकल मटेरियल ऐड करेगा। ये वायरस जो इसके अंदर अपना जेनेटिकल मटेरियल ऐड कर देता है, जिससे इन्होंने क्या अपना एक्सपेरिमेंट किया था। हर चीज एक्सपेरिमेंट भी आ जाता पेपर में। इन्होंने क्या किया था, ई कोलाई को लिया, बैक्टीरियोफेज को उस पर अटैक करवा दिया, उसने अपना डीएनए उसमें डाल दिया। डीएनए डालते ही उसको आइसोलेट करके उन्होंने चेक कर लिया कि डीएनए का जो मतलब जो जेनेटिकल मटेरियल है वो डीएनए है या प्रोटीन है, उसको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था। Why did they use 2 टाइप ऑफ कल्चर, 2 तरह का कल्चर मीडिया क्यों बनाया उन्होंने ग्रो करने के लिए, वायरस को एक्सप्लेन करना है। एक में क्या है सल्फर को रेडियो एक्टिव किया था कि अगर इसने इसमें जो ट्रांसफर किया वो सल्फर है तो क्या है प्रोटीन ट्रांसफर हुआ है। दूसरे कल्चर में क्या लिया था इन्होंने, फॉस्फोरस को।
इसको रेडियो एक्टिव कर लिया। अगर फॉस्फोरस इसके अंदर ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिकल मटेरियल है, क्योंकि इसने इसमें अपना जेनेटिकल मटेरियल ही डाला था, इसलिए दो कल्चर लिए थे। व्हाट वाज द नीड ऑफ फॉर यूजिंग ए ब्लेंडर्स एंड लार्ज सॉरी एंड लेटर ए सेंट्रीफ्यूज ड्यूरिंग दियर एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने बताया है कि ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगेशन की क्या जरूरत पड़ी थी जब इसने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर दिया, जैसे ई कोलाई है, इसके ऊपर इस वायरस ने अटैक कर दिया। इसने इसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अटैक करेगा तो ये अपना जो जेनेटिकल मटेरियल है इसमें ऐड कर देगा, इसमें डाल देगा। तो अब इसके बाद जो इसके प्रोटीन की स्ट्रक्चर है ना, इसको अलग और बैक्टीरिया को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है। तो इनको क्या करेंगे, इसमें डाला, देखो इसमें डाल दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, इस तरह से इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कर दी कि बैक्टीरिया अलग है और उसके ऊपर अटैक करने वाली जो वो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है ना वो अलग मिलेगी। यहाँ पर क्या है, ये ई कोलाई है और यहाँ पर ये चला गया। तो दोनों को अलग अलग करने के लिए क्या किया, इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन की है। अब ये इस पर इसने अटैक करवाया, तो पहली बार क्या है, दो कल्चर मीडिया क्यों लिए थे, एक बार में तो इन्होंने क्या किया था, स्ट्रक्चर जो थी ना इसकी प्रोटीन, उसको रेडियो एक्टिव कर दिया। तो इन्होंने देखा इस वाले पार्ट में रेडियो एक्टिव मिला है, इस वाले में नहीं मिला, ई कोलाई में नहीं पहुंचा, इसका मतलब सल्फर नहीं ट्रांसफर होता। फिर उन्होंने जेनेटिकल मटेरियल को रेडियो एक्टिव कर दिया, ये वाला। अब देखा इसने कल्चर मीडिया, यहाँ पर कल्चर किया, तो इस वाले में जेनेटिकल मटेरियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला, इसमें नहीं मिला। इसका मतलब जो ट्रांसफर हुआ है वो रेडियो जेनेटिकल मटेरियल था, और वो क्या था, फॉस्फोरस था। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। नेक्स्ट इसी में है, व्हाट वाज स्टेट द कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय देम एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कंक्लूजन निकला था, कंक्लूजन ये निकला था कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ट्रांसफर हुआ है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ही जेनेटिकल मटेरियल है, और आज के बाद डीएनए को जेनेटिकल मटेरियल घोषित किया जाता है। ये उनका क्या निकला था, कंक्लूजन निकला था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर है, पीसीआर कंडक्ट की गई है डीएनए की सीक्वेंस जो है लेबोरेटरी के अंदर, उसको बढ़ाने के लिए। तो ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है। क्वेश्चन देखते हैं हम, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए नहीं है, मेरे को तो लगता नहीं, आप भी मत पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। लिस्ट 3 स्टेप इन्वॉल्व इन पीसीआर। पीसीआर में कौन से 3 स्टेप होते हैं, बिल्कुल आसान, देखा इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। पीसीआर में क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, डीनेचर। डीनेचर में क्या करते हैं, जो डीएनए की स्ट्रैंड है ना, इनको हम लगभग 92 डिग्री सेल्सियस पर हीट अप करते हैं, जिससे क्या है, ये जो बीच वाले हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे ऐसे। ये है हमारा पहला स्टेप, डीनेचर करना। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, एनेलिंग। एनेलिंग में क्या होता है, एनेलिंग के अंदर हम इस पर प्राइमर लगाते हैं। जैसे मान लो ये 5 डैश है, ये 3 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, तो एक प्राइमर यहां लगेगा, एक प्राइमर यहां लगता है, तो प्राइमर लगाया जाता है एनेलिंग के अंदर। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा, अब इसको हमने क्या कराना है, एक्सटेंशन करवाना है इसका। तो थर्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या है, जो आरएनए, आरएनए नहीं, डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनाना हमने बेटा, डीएनए जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, उसका यूज करेंगे और वो इसके नीचे एक नई स्ट्रैंड बना देगा, एक इसके नीचे नई स्ट्रैंड बना देगा। तो ये 3 स्टेप इसके अंदर होते हैं। इसके बाद एम्पलीफिकेशन भी करी जाती है। एम्पलीफिकेशन में क्या है, इसी को बार 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 रिपीट कर देंगे, जिससे इनकी बिलियंस ऑफ कॉपी बना ली जाती है पीसीआर के अंदर। तो ये तो हो गया हमारे 3 स्टेप कौन से यूज होते हैं पीसीआर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, नेम द सोर्स और सोर्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ टाक पॉलीमरेज। अब ये टाक पॉलीमरेज क्या है बेटा, टाक पॉलीमरेज ही क्या था, इसमें डीएनए पॉलीमरेज था। ये जो पीसीआर में यूज होता है ना, वो टाक पॉलीमरेज ही है। इसको अगर देखें, इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस।
थर्मस एक्वेटिकस जो है ना, इसका साइंटिफिक नेम है। इसको लिया जाता है, इसको क्यों लिया जाता है, इसके फीचर्स क्या है, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक रोल ऑफ दिस एंजाइम। क्या रोल है इसका, ये क्या करता है, थर्मस एक्वेटिकस 92 टू 92 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने डीनेचर किया था डीएनए को, तो इतने उसके इस इतने टेम्परेचर के अंदर भी क्या है, ये सर्वाइव कर जाता है, ये डीनेचर नहीं होता। तो ये बार बार डीनेचर किया, उसके बाद एनेलिंग और फिर एक्सटेंशन में हेल्प करता है। प्राइमर लगने के बाद डीएनए की कॉपी करता है टैक पॉलीमरेज, और इस पॉलीमरेज से क्या है, एम्प्लीफिकेशन कराई जाती है, एम्प्लीफिकेशन कराई जाती है। ये कई बार कॉपी कर देता है, ये डीनेचर नहीं होता। तो एक बार में इसको लिया और काफी जो पॉलीमरेज रिएक्शन है, जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें ये जल्दी से डीनेचर नहीं होता, तो काफी लंबे समय तक काम चल जाता है इससे। नेक्स्ट है हाउ एंड व्हाई द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस एम्प्लॉय टू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन। अब फिर ये भी वही क्वेश्चन है कि थर्मस एक्वेटिकस, देखो बेटा, अगर आप में थोड़ा सा भी ध्यान से आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे ना, देखो यहाँ पर क्या पूछा है, नेम और सोर्स थर्मस एक्वेटिकस इकोलाई से मिलता। थर्मस एक्वेटिकस एक्वाटिकस में मिलता है ये, हॉट स्प्रिंग्स में जहां पर ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता। तो इसने इसी का नाम पूछा टाक का, और यहाँ पर इसका नाम खुद दे भी दिया इसने। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर इसको क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो उसके आंसर भी इसी में मिल रहे हैं कई कई। तो थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है, हाउ एंड व्हाई, इसको हम क्या एम्प्लॉय की तरह यूज करते हैं डीएनए रिकम्बिनेंट में। इसको हम पीसीआर में यूज किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो अभी पढ़ा हमने। ये क्या करता है, एक्सटेंशन में हेल्प करता है, डीनेचर नहीं होता, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेता है। वो सारी चीजें इसमें लिखनी है। अब या तो इसमें लिख दो या इसमें, और कभी बस देने का क्या है, बस और में भी वही क्वेश्चन पूछ रखा है, सेम ही क्वेश्चन दोनों। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, आज का मॉडल पेपर है जो हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक और नए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ, और आप जो हमारे टेलीग्राम लिंक है ना, वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको, वहां पर भी ज्वाइन कर ले उनको, और अपना स्टडी पर ध्यान दे, एग्जाम आपके बहुत नजदीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।